KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 11 वायुमंडल में जल का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय में हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी जलीय ग्रह है, क्योंकि इस पर सर्वत्र जल ही जल है। भूगर्भ जल से भरा है, इसकी सतह पर जल राशियाँ हैं, यहाँ तक कि पूरा वायुमंडलीय जल की नमी से ओतप्रोत है। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में विद्यमान है। वायुमंडल के आयतन में जलवाष्प में 0 से लेकर 4% की भिन्नता पाई जाती है। और इस प्रकार से इस धरा पर मौसम की जो भी नाटकीय घटनाएं होती हैं, उनमें वायु और वाष्प मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। जल इस वायुमंडल में गैस, द्रव और ठोस के रूप में वेश बदलकर अपनी बहुरूपी भूमिकाएं निभाता रहता है। वायुमंडल में आर्द्रता का स्रोत जलाशयों में होने वाला वाष्पीकरण तथा पौधों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन है। और इस प्रकार से यह भी विशेष रूप से स्मरणीय है कि जल ही वह महत्वपूर्ण कारक है जो वायुमंडल, महाद्वीप और महासागरों के बीच वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की भूमिकाएं निभाता रहता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल की हवा में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता है। आर्द्रता को मात्रा के आधार पर निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता, जबकि वायुमंडल में विद्यमान आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और इस प्रकार से हवा की प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के भार को ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। हवा जलवाष्प में कितनी मात्रा ग्रहण करेगी, यह तापमान पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर निरपेक्ष आर्द्रता पृथक पृथक मात्रा में विद्यमान रहती है। तापमान बदलने पर वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता की मात्रा भी बदल जाती है। और इस प्रकार से प्रायः महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता सर्वाधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर न्यूनतम होती है। और इस प्रकार से महासागरों में वाष्पीकरण अधिक तथा महाद्वीपों पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। एक निश्चित तापमान पर हवा जलवाष्प की अधिकतम मात्रा ग्रहण कर लेती है, जिसे संतृप्त पवन कहा जाता है। इस अवस्था के बाद पवन में और अधिक वाष्प ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह जाती। पवन के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है, उसे उष्मांक कहते हैं। और इस प्रकार जल, भूगर्भ, थल और नभ में अपनी उपस्थिति से जीवों को लाभान्वित करता रहता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण तथा संघनन। आइए देखते हैं। सबसे पहले वाष्पीकरण या कह लीजिए वेपोराइजेशन। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को घटाने बढ़ाने में वाष्पीकरण और संघनन प्रमुख योगदान देते हैं। वाष्पीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें जल द्रव से गैसीय अवस्था में बदलता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारक है तापमान।
जिस तापमान पर जल वाष्प में बदलना प्रारंभ होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है पवन में जल को अवशोषित करने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ जाती है। उष्ण पवन की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होगी। हम लोग देखेंगे संघनन या कंडेंसेशन। आइए देखते हैं जलवाष्प के जल के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जलवाष्प में ताप बढ़ने पर वायु में जलवाष्प शोषण करने की शक्ति बढ़ जाती है। किसी वायु का तापमान कम हो जाए तो उसमें उपस्थिति जलवाष्प को संभाले रखने की शक्ति कम हो जाती है और इस प्रकार से जब वायु राशि का ताप इतना कम हो जाता है कि उसमें तनिक भी ताप कम हो जाने से वायु जलवाष्प को न संभाल सके और जलवाष्प द्रव में परिवर्तित होने लगे तो उस ताप को उष्मांक या कह लीजिए ड्यू पॉइंट कहते हैं और इस प्रकार से ऊष्मा का ह्रास होना ही संघनन प्रक्रिया का प्रारंभ होना है। जलवाष्प के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। पवन में छोटे छोटे कणों के केंद्रण को संघनन केंद्रक कहते हैं। तापमान उष्मांक के निकट होने पर संघनन शीतलन की क्रिया पर निर्भर करता है। संघनन आयतन तापमान दाब तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है और इस प्रकार से संघनन होने के लिए निम्नलिखित दशाएं उत्तरदायी। पहला है वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक पहुँच जाए। दूसरा है वायु का आयतन तथा तापमान दोनों में गिरावट आ जाए और तीसरा है वाष्पीकरण वायु में जल की अधिक मात्रा बढ़े। और इस प्रकार पवन में तापमान की गिरावट संघनन की प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। संघनन के बाद वायुमंडल की आर्द्रता वर्षण के निम्न रूपों में धरातल पर गिरने लगती है। संघनन तभी संभव है जब उष्मांक जमाव बिंदु से नीचे या ऊंचा हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संघनित जलवाष्प के रूप में। आइए देखते हैं जलवाष्प के संघनन होने पर उसके धरातल पर निम्नांकित रूप पाए जाते हैं जिसमें पहला है ड्यू या कह लीजिए ओस। आइए देखते हैं। पृथ्वी दिन के समय सूर्यातप प्राप्त करती है। रात में यही सूर्यातप विकिरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है और इस प्रकार धरातल ताप मुक्त होकर ठंडा होने लगता है तथा इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी होने लगती है और वायु के ठंडी होने पर उसमें उपस्थित जलवाष्प में संघनन की क्रिया आरंभ हो जाती है और जलवाष्प द्रवित होकर जल बिंदुओं के रूप में धरातल की वस्तुओं पर एकत्रित हो जाती हैं जिसे ओस कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पाला या फ्रॉस्ट। आइए देखते हैं। जलवाष्प संघनन के समय यदि वायु का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो वायुमंडल की जलवाष्प ओस के रूप में ना लेकर सूक्ष्म हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। इसे पाला कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कोहरा या कुहासा या कह लीजिए फाग। आइए देखते हैं। जब ठंडे धरातल से स्पर्श पाकर वायु का तापमान गिर जाता है तो जल के कण सूक्ष्म धूल के कणों पर लटक जाते हैं। उसे कोहरा कहते हैं। कोहरा अधिक ऊंचाई पर नहीं होता
जहाँ ठंडी एवं गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ कोहरा अधिक पड़ता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउलैंड। उत्पत्ति के आधार पर कोहरा को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है विकर्ण कोहरा या रेडिएशन फॉग। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य तप से गर्म होने के बाद विकिरण द्वारा जब धरातल ठंडा होने लगता है और धरातल के संपर्क से वायुमंडल घनीभूत होने लगता है तो इस प्रकार उत्पन्न हुए कोहरे को विकिरण कोहरा कहते हैं। आगे है नेक्स्ट संपर्कीय कोहरा या कह लीजिए एडवेक्शनल फॉग। आइए देखते हैं। जब किसी स्थान से आई हुई गर्म वायु ठंडे धरातल की शीत वायु से मिलती है तो संपर्कीय कोहरा होता है, जैसे गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलन। आगे है तीसरा पॉइंट है वाताग्री अथवा सीमांत कोहरा या फ्रंटल फॉग। आइए देखते हैं। 2 विभिन्न प्रकार की वायु राशियों की सीमा पर उत्पन्न कोहरे को वाताग्री अथवा सीमांत कोहरा कहते हैं। आगे देखेंगे धुंध या मिस्ट। आइए देखते हैं। अधिक जलवाष्प युक्त वायु के शीतल होने पर धुंध उत्पन्न होती है। कोहरे के अधिक सघन रूप को ही धुंध कहा जाता है और इस प्रकार से संघनन क्रिया के कारण जलवाष्प के छोटे कण जल के रूप में वायु में अधिक लंबे समय तक लटके रहते हैं, जिसे धुंध कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 5वां है हिमपात या कह लीजिए जिसे स्नोफॉल कहा जाता है। आइए देखते हैं। वायु की सघनता के कारण जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो जलवाष्प हिम कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार से जब छोटे छोटे हिमकण आपस में मिल जाते हैं तो वायुमंडल में श्वेत धुंध की भांति छाए रहते हैं। जब ये श्वेतकण धरातल पर बरसते हैं तो अत्यंत ही सुंदर लगता है। शीतोष्ण कटिबंधों, पर्वतीय भागों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जाड़ों की ऋतु में भारी हिमपात होता है। और आगे हम लोग देखेंगे 6ठा है ओला और बिजली। आइए देखते हैं। जलवाष्प के अधिक ठंडे होने पर जल पतली परतों की बर्फ के रूप में प्याज की आकृति का बन जाता है तो उसे ओला कहते हैं। जब यह ओला भयंकर गर्जन तर्जन के साथ धरातल पर गिरता है तो इसे ओला वृष्टि कहते हैं और इसी के साथ आकाश में बिजली चमकती है तो उसे बिजली चमकना कहते हैं। ओले घनी मेघ राशि से उत्पन्न हुआ करते हैं। आगे है 7वां पॉइंट है मेघ या बादल। आइए देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्लाउड्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं। उष्ण वायु के निरंतर ऊपर उठकर ठंडी होने से ऊंचाई पर विस्तृत क्षेत्र में कोहरे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक ऊंचाई पर उष्ण एवं आर्द्र वायु ओशांक प्राप्त कर लेती है तथा वायु की आर्द्रता अति सूक्ष्म हिम तथा जल सीकरों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा विस्तृत क्षेत्र में हिमकणों के रूप में धारण कर लेने पर इसे मेघ कहते हैं। इस प्रकार से बादलों को निम्नांकित 4 भागों में बांटा जाता है। आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वो है पच्छाभ मेघ, जिसे इंग्लिश में साइरस क्लाउड्स कहते हैं। आइए देखते हैं। वायुमंडल में ऊन के समान चमकीले बादल पच्छाभ कहे जाते हैं। ये वायुमंडल में 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। अधिक ऊंचाई तथा सफ़ेद रंग के कारण धरातल पर इसकी छाया नहीं पड़ती। ये बादल छोटे छोटे हिमकणों के बने होते हैं
क्योंकि इसकी ऊंचाई पर जल हिमकण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार के बादल तूफानी मौसम के सूचक होते हैं। ऐसे बादल वर्षा नहीं आगे हम लोग देखेंगे। सेकंड है अस्तरी मेघ, जिसे स्ट्रेटस क्लाउड्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं। वायुमंडल में अस्तरी मेघ समांतर परतों में एक छोर से दूसरे छोर तक विस्तृत दिखाई देते हैं और इस प्रकार से इनका रंग भूरा या गहरा भूरा या काला होता है। इन्हें भूरे बादल कहा जाता है। धरातल से ये 1.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर इनका रंग सफ़ेद और कम ऊंचाई पर काला होता जाता है। ये मेघ स्थानीय होते हैं। इनके फटते ही नीला आकाश दिखाई देने लगता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट है कपासी मेघ, जिसे कुमुलस क्लाउड्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं। वायुमंडल में कपशीले मेघ छिटके होते हैं और बीच बीच में नीला आकाश दिखाई पड़ता है। संवहन धाराओं के द्वारा उठती हुई गर्म हवा से इनका संबंध होता है और इस प्रकार उष्ण तथा आर्द्र हवाएं ऊपर उठकर फैल जाती हैं और उनका तापमान गिर जाता है तथा बादल बन जाते हैं। इसी कारण ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के पश्चात कपासी बादल प्रायः दिखाई पड़ते हैं। इनका निचला भाग धरातल से प्रायः 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है और ऊपरी भाग धरातल से 5 से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है। इन बादलों को बहुधा वर्षा होती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वर्षी मेघ, जिसे निम्बस क्लाउड्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं। वर्षी बादल वर्षा कराने वाले मेघ हैं। इसकी सघनता के कारण सूर्य की किरणें इनमें प्रवेश नहीं कर पाती। इनका रंग काला होता है। धरातल से इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। कभी कभी ये धरातल के बहुत समीप आ जाते हैं। ये बादल बहुधा घने होते हैं। कभी वायुमंडल से भिन्न प्रकार के बादल आपस में मिले हुए होते हैं। जब पछाब और अस्तरी बादल एक साथ मिले होते हैं तब उनको पछाब अस्तरी मेघ कहा जाता है। जब अस्तरी और कपासी बादल मिले रहते हैं तब इनको अस्तरी कपासी मेघ कहते हैं और इसी प्रकार कपासी और वर्षी बादल मिलकर कपासी वर्षी मेघ और पछाब तथा कपासी बादल मिलकर पछाब कपासी बादल बनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वर्षण या रेनफॉल। आइए देखते हैं। वर्षण या रेनफॉल वायुमंडल में जलवाष्प का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने अथवा हवा में तापक्रम की कमी के कारण संघनित होने से जलवाष्प का पृथ्वी पर जलबूंदों के रूप में आना वर्षा कहलाता है और इस प्रकार से वर्षा के लिए निम्नलिखित 2 बातों का होना आवश्यक है। पहला है हवा में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का होना। दूसरा है वाष्प भरी हवाओं का संघनन अथवा शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना तथा औशांक बिंदु तक पहुँच जाना। चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। आइए देखते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है संवहनीय वर्षा, जिसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिन में अत्यधिक ऊष्मा के कारण धरातल गर्म हो जाता है, जिससे वायु गर्म होकर फैलती है तथा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। शुष्क वायु के ऊपर उठने पर प्रति 1000 फीट पर 5.5 फ़ारेनहाइट ताप कम होने लगता है तथा शीघ्र ही वायु संतृप्त हो जाती है और पुनः ऊपर उठने पर संघनन आरंभ हो जाता है।
साथ ही गुप्त ऊष्मा के कारण वायु पुनः ऊपर उठने लगती है और अंततः उस सीमा को पहुंच जाती है जहां पर स्थित वायु का तापक्रम इसके बराबर हो जाता है। कपासी मेघ वर्षा का निर्माण हो जाता है तथा तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार से कपासी वर्षा मेघ आकाश में सीमित क्षेत्र में होते हैं, अतः उनके शीघ्र छट जाने पर वर्षा जल्दी रुक जाती है और इस प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर प्रतिदिन दोपहर के बाद 2 से 3 बजे सायं तक घनघोर बादल छा जाते हैं तथा पूर्ण अंधेरा छा जाता है और कुछ समय में ही घनघोर वर्षा होने लगती है। वर्षा का ये चित्र बनाया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। आइए देखते हैं। उष्ण एवं आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती हैं तो उनके ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती हैं, जिस कारण हवा ठंडी होने से सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा हवा में मिल जाती है, जिस कारण वायु का ऊपर उठना जारी रहता है और हवा आर्द्र एवं ठंडी होकर बढ़ती ऊंचाई पर भी वर्षा करती है। यही कारण है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है उसे पवन मुखी ढाल या विंड वर्ड स्लोप कहते हैं। आगे है और वर्षा इसी ढाल पर होती है, इसे वर्षा ढाल या रेन स्लोप भी कहा जाता है। और इस प्रकार से पर्वत के जिस ढाल पर हवा उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल या ली वर्ड स्लोप कहते हैं, जिस पर कम वर्षा होने से इसे वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो रीजन भी कहते हैं। विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय रूप में होते हैं। ये है पर्वतीय वर्षा का चित्र आपके सामने। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा। आइए देखते हैं। चक्रवातीय वर्षा को ही साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। आइए देखते हैं। जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं तो वातागर का निर्माण होता है। इस वातागर के सहारे गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तथा ठंडी हवाएं नीचे हो जाती हैं। इस प्रकार का चक्रवाती वातागर शीतोष्ण कटिबंधों में बनता है, जहाँ पर ध्रुवीय ठंडी तथा भारी हवाएं तथा गर्म हल्की पछुआ हवाएं मिलती हैं। पछुआ हवा का ऊपर उठना संवहनीय हवाओं की तरह ऊर्ध्वाधर न होकर तिरछे रूप में होता है और इस प्रकार से ऊपर की गर्म हवा अस्थिर हो जाती है तथा नीचे स्थित ठंडी हवा के कारण ठंडी होने लगती है और धीरे धीरे उनका संवहन प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे उनका संघनन प्रारंभ हो जाता है और अंततः वर्षा आरंभ हो जाती है। चूँकि हवा के मंद गति से ऊपर उठने के कारण संघनन मंद गति से होता है, अतः वर्षा विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय तक होती है। चित्र है चक्रवाती वर्षा, इसे साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे विश्व में वर्षा का वितरण। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व में वर्षा के वितरण पर निम्न तथा उच्च वायु दाब के क्षेत्रों और तापक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तापमान के वितरण
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रायः कम होता जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापमान की अधिक विषमता मिलती है, क्योंकि इन प्रदेशों में स्थलीय भाग की अधिकता है। ठीक, इसलिए जल तथा स्थल के असमान वितरण तथा तापमान की भिन्नता से वर्षा के वितरण को 6 प्रमुख पेटियों में विभाजित किया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे विषुवत रेखीय अधिक वर्षा की पेटी। आइए देखते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश जिसे कह लीजिए। तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में संवहनिक वर्षा होती है। सूर्यातप की अधिकता के कारण संवहनिक धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे संघनन की क्रिया प्रतिदिन अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक होती है। तेज गर्जना के साथ बादल वर्षा करते हैं। इन समस्त प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चलते हैं, नेक्स्ट है व्यापारिक पवनों की वर्षा पेटी। व्यापारिक पवनों की वर्षा पेटी भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच व्यापारी पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा कराती है। वर्षा की मात्रा महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में अधिक मिलती है तथा महाद्वीपों के आंतरिक भाग में वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है। इन प्रदेशों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। थर्ड है उपोष्ण न्यून वर्षा पेटी। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है, जहां पर हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं तथा उच्च दाब होने के कारण धरातल पर 2 विपरीत दिशाओं में चलने लगती है। फलस्वरूप पर चक्रवातों का आविर्भाव होता है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ वर्षा का औसत 90 सेंटीमीटर है। इस पेटी का औसत इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि महाद्वीपों के पूर्वी भागों में सागरों के ऊपर से आने वाली आर्द्र व्यापारिक हवाएं तीव्र वर्षा प्रदान करती। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी। इसका विस्तार 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, जहाँ पर वर्षा शीतकाल में पछुआ हवाओं द्वारा चक्रवातों से होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर होता है। गर्मियाँ सूखी रहती हैं क्योंकि इस समय ये भाग व्यापारिक पवनों के प्रदेशों में आ जाने से प्रतिचक्रवातीय दशाओं से प्रभावित होते हैं। 5वां है मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। आइए देखते हैं, दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ हवाओं के कारण 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इन्हें द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी कहते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर ध्रुवीय तथा पछुआ हवाओं के मिलने के कारण चक्रवातों का निर्माण होता है, जिससे जाड़े में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वर्षा दीर्घकालीन होती है, लेकिन हल्के रूप में होती है। 6ठा है ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी, पोलर बेल्ट ऑफ लो रेनफॉल। आइए देखते हैं, 60 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है तथा 75 डिग्री अक्षांशों के आगे वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर रह जाता है। अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 11 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।